भैया जिस हिसाब से सीएसके खेल रही है, जिस हिसाब से कप्तानी हो रही है, जिस हिसाब से इनके खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं ना भाई, भूल जाओ ट्रॉफी इस बार तो। भाई बिल्कुल ट्रॉफी भूल जाओ, क्वालिफाई करना भी भूल जाओ। जिस तरीके से ऋतुराज अब कप्तानी कर रहे हैं, बेसिकली कप्तानी की बात करें तो ऋतुराज एज अ कैप्टन 2-3 मैचेस जीते हैं, ऑब्वियसली जीते, अच्छे जीते हैं, लेकिन कप्तानी जिस पॉइंट पे होनी चाहिए, चेन्नई सुपर किंग जिस कैप्टनसी के लिए जानी जाती है, उस लेवल की कैप्टनसी अभी तक ऋतुराज गायकवाड़ कर नहीं पाए। बिल्कुल भाई, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ना चेन्नई सुपर किंग्स के जितने भी फैंस हैं उनकी बहुत हाई है, क्योंकि अब तक कप्तानी किसने की इस टीम के लिए? एमएस धोनी ने। ऑब्वियसली आप उनकी लेगेसी को कभी मेंटेन नहीं कर पाओगे, बट आप ट्राई तो कर सकते हो। देखो प्लेयर्स आपके पास है, हर कैलिबर का प्लेयर्स आपके पास है, लेकिन आपको प्लेयर्स को घुमाना कैसे, कौन क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखो टू बी ऑनेस्ट ना, एक कैप्टन जो होता है ना ग्राउंड पर, उसकी प्रेजेंस को फील करना होता है, जो खिलाड़ी है उसको फील कर सकते हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ जब ग्राउंड पे होते हैं टू बी ऑनेस्ट वो एज अ कैप्टन नहीं लगते हैं। बिल्कुल एज अ कैप्टन लगते ही नहीं, क्योंकि देखो ऑब्वियसली यहाँ पे धोनी जब प्रेजेंट है तो एज अ कैप्टन कोई भी प्लेयर हो नहीं लगता है, क्योंकि सबका फोकस वहीं पे रहता है, धोनी क्या कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट कि धोनी क्या डिसीजन मेकिंग करेगी, धोनी क्या फील्ड सेटिंग कर रहे हैं। बट इट्स वेरी ऑब्वियस, बट ऋतुराज गायकवाड़ को कुछ हार्ड डिसीजंस लेने होंगे। लेकिन एक चीज इसमें और है बॉस, क्योंकि बहुत जरूरी होता है जब सीएसके की टीम मैनेजमेंट ने ऋतुराज को कैप्टन बनाया ना, तो उनको प्रेजेंट भी उस तरीके से किया जाए। पीआर उनका उस तरीके से नहीं हुआ है। आपके जो फैंस है ना, वो ऋतुराज को अभी भी कैप्टन नहीं मान रहे, वो सोचते हैं कि अभी भी एमएस धोनी हर चीज को ऑपरेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली देखिए बैक ऑफ द एंड कहीं ना कहीं एमएस धोनी तो ऑपरेट कर ही रहे हैं। Exactly. वेरी ऑब्वियस, दिस इज द पॉइंट व्हाट आई वांटेड टू से, क्योंकि जब तक ये चीजें फैंस के दिमाग में रहेंगी कि कहीं ना कहीं से एमएस धोनी ऑपरेट कर रहे हैं चीजों को। फैंस तो जज्बाती है ना, फैंस को कुछ नहीं समझ में आता। फैंस के दिमाग में क्या है डजंट मैटर, ऋतुराज के दिमाग में क्या है ये मैटर करता है। ऋतुराज जैसा सोचेंगे वैसा रिजल्ट आएगा, फैंस के सोचने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ऋतुराज जो है, मुझे नहीं लगता कि अभी वो ना सारी चीजें खुद के ऊपर ले पाए। हमने देखा है कि वो एमएस धोनी के डिसीजन से इन्फ्लुएंस होते हैं, जब रिव्यू लेना होता है एमएस धोनी उनको डायरेक्ट करते हैं, वो डायरेक्ट जाके बॉलर से बात नहीं करते ऋतुराज गायकवाड़ एमएस धोनी से कंसल्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब उन्हें एज अ कैप्टन ग्रो अप होना है तो बहुत जरूरी है कि आप प्लेयर्स के साथ कोऑर्डिनेट करें, प्लेयर्स के साथ जाके बात करें क्या फील्ड सेटिंग करनी है, क्या क्या चीज करनी है। ऑब्वियसली प्लेयर्स से बात करना पड़ेगा, प्लेयर्स और कप्तान का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक आप मैचेस नहीं जीतोगे। आपको पता होना चाहिए कि तुषार देशपांडे क्या प्लानिंग चल रही है। ऑब्वियसली ग्रुप प्लानिंग होती होगी, हमें नहीं पता, बट होती होगी। बट ऋतुराज गायकवाड़ को कुछ हार्ड डिसीजन लेने होंगे, आपको उनका अपने डिसीजन देखिए। जैसे उस दिन कल अभी एलएसजी वाला मैच हुआ था, मोइन अली का ओवर बनता ही नहीं था, मोइन अली को आप ला रहे हो, आपके पास डेरी मिचेल थे, क्या पता डेरी मिचेल आउट कर देते, आप अपने ऑप्शन सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। दीपक चाहर अगर पेट रहे, देखिए धोनी दीपक चाहर को कैसे यूज करते थे, ऋतुराज कैसे यूज करते, बहुत डिफरेंट थिंग है। जरूरी नहीं है कि जो धोनी के लिए काम आया वो आपके लिए भी काम आए। तो एक टेम्पलेट जो सेट है चेन्नई सुपर किंग्स ने, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़े हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे आपको। मैनेजमेंट और धोनी को समझाना होगा कि ऐसे मैच चीजें ऑपरेट करना चाहते हो, आपको अपनी कप्तानी, जो आप कप्तान है वैसा आपकी कप्तानी दिखाना पड़ेगी। ऑब्वियसली देखो ऋतुराज गायकवाड़ को आई थिंक कि कप्तानी अभी सीखनी पड़ेगी, अभी वो लर्निंग फेज में है, वो एक कप्तान बने नहीं है, वो कप्तान एक बन रहे हैं। आप बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक नया कप्तान आता है ना, वो नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आता है, वो अपनी टीम के साथ आता है। ये जो ऋतुराज गायकवाड़ ने सीएसके की कप्तानी ली है वो ऑक्शन के बाद इनको मिली है, तो हो सकता है कि उनके फेवरेट प्लेयर्स इस टीम में ना आए हो, जो उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में प्लेयर हो। सीएसके के पास जो ऑलरेडी प्लेयर्स हो उनके साथ कैप्टनसी करना शायद वो उस तरीके से कंफर्टेबल ऐसा नहीं है। देखिए जब कैप्टनसी की बात आई थी तो ऋतुराज गायकवाड़ ने खुद बोला था कि मुझे 2 साल पहले महेंद्र सिंह धोनी ने बोल दिया था, स्टीफन फ्लेमिंग ने बोल दिया था कि आप हो सकते हो चेन्नई के नए कप्तान। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, और स्कीम ऑफ थिंग्स में कैसे इनके प्लेयर्स नहीं है। राजवर्धन अंग्रेकर महाराष्ट्र, प्रशांत सोलंकी महाराष्ट्र, शुभम दुबे मुंबई, तो ऑलमोस्ट ये सारे साथ में ही खेलते भाई। अजिंक्य रहाणे बिल्कुल, लेकिन साथ में खेलते तो हैं, लेकिन साथ में प्लेइंग 11 में तो जगह नहीं बन रही है। ऑब्वियसली वही तो बात है ना कि आप कैप्टनसी को, कैप्टन को कौन सा प्लेयर चाहिए, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता। देखिए इनको ये ड्रॉप किसको करेंगे, अजिंक्य रहाणे को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो, हार्ड डिसीजन इनको लेने पड़ेंगे। समीर रिच भी एक नया प्लेयर आया, आपने 8 करोड़ लगवाए, चेन्नई मैनेजमेंट लगवाया, तो आपको उनको ऊपर भेजिए। डेरी मिचेल मास कह रहा हूँ, डेरी मिचेल को आपने 14 करोड़ में खरीदा, लेकिन डेरी मिचेल को उस परफॉर्मेंस नहीं आया। तो ऑलमोस्ट 7 मैचेस हो चुके हैं, आपने बैक भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, उनके कारण आप मैचेस हार रहे हो, तो उसको तो फिर हटाना पड़ेगा। चेन्नई सुपर किंग्स जो फ्रेंचाइजी है हमेशा से अपनी जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है ना उनके ऊपर इन्होंने भरोसा जताया, लेकिन आई थिंक कि अब ये समय है ना कि इस टीम को अपना टेम्पलेट थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। यंग खिलाड़ियों को इन्होंने जिसको टीम में रखा हुआ है ना, जो बेंच पे बैठे हुए, दे आर आउट क्लास, बहुत ही शानदार वो खिलाड़ी है। हो सकता है कि कौन कौन है, राजवर्धन हंगेरकर है, आपके पास समीर रिजवी है, मिचेल सेंटनर है। अगर यहाँ पर ना ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी, टीम मैनेजमेंट, स्टीफन फ्लेमिंग सब बैठ करके एक हार्ड डिसीजन लेके हम ना कुछ नए प्लेयर्स को कुछ मैचेस में ट्राई करते हैं, रिजल्ट आए हमारे फेवर में ना आए, वो देखिए नहीं अभी इस पोजीशन पे नहीं है कि चेन्नई सुपर किंग एक्सपेरिमेंट कर सके। टू बी वेरी ऑनेस्ट चेन्नई सुपर किंग इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन ठीक है कुछ बहुत सारे डिसीजंस नहीं, लेकिन कुछ डिसीजंस लिया जा सकता है जो बहुत मैच्योर डिसीजन हो। जैसे डेरी मिचेल डजंट डिजर्व। देखिए सचिन रविंद्र को बाहर किया अभी एलएसजी वाले मैच में,
डेरी मिचेल डिजर्व नहीं करते प्लेइंग 11 में। इससे बढ़िया समीर रिचवी हो सकते हैं, या फिर आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो सकते हैं। आपके पास साइक रशीद है, आपके पास निशांत संधू है। निशांत संधू बहुत बढ़िया बैट्समैन है। एक और बहुत बड़ा जो एक्सक्लूजन हो सकता है वो शार्दुल ठाकुर का। अब शार्दुल ठाकुर को बाहर की राजवर्धन हैंगरकर को लेकर आइए, सेम काम करते हैं ना दोनों, ऑब्वियसली सेम करते हैं। लेकिन पता है देखिए शार्दुल ठाकुर का एक्सपीरियंस है, शार्दुल ठाकुर आपके पास वो जब देते हैं। आपको खिलाड़ी बनाने होते हैं ना तो आपको किसी ना किसी को बेंच पे बिठाना पड़ता है। एमएस धोनी भी तभी एमएस धोनी बने थे जब दिनेश कार्तिक बेंच पे बैठे, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा किसी ना किसी को। ठीक है, बट शार्दुल ठाकुर और राजवर्धन हंगरेकर को हम वो क्लास नहीं कर सकते, दोनों एक अलग क्लास का प्लेयर। राजवर्धन हंगरेकर मिडिल ओवर्स तक डाल सकते हैं, राजवर्धन हंगरेकर डेथ में नहीं डाल सकते, लेकिन शार्दुल ठाकुर डेथ में भी डाला है, पिट जाते हैं अभी लेकिन डाल सकते हैं, ये हमने देख रखा है। तो शार्दुल ठाकुर डिपेंड करता है। हाल ये है कि थोड़ा बैटिंग में इशू है, बट बॉलिंग इनकी थोड़ी ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। सीएसके के लिए सबसे बड़ा सरदर्द यही है कि ठीक ठाक है, इनके प्लेयर्स ना फॉर्म में नहीं है। बहुत सारे प्लेयर्स इनके आउट ऑफ फॉर्म है। ऋतुराज गायकवाड़ खुद अभी तक आउट ऑफ फॉर्म थे, सेंचुरी मार के वो खुद अभी फॉर्म है, उससे पहले ऋतुराज गायकवाड़ अभी लास्ट 2-3 इनिंग से फॉर्म में आए हैं, फॉर्म को पकड़ा है। अजिंक्य रहाणे आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ फॉर्म है रविंद्र जाडेजा इनके लिए 2-3 मैचों से 4 नंबर पे आ रहा है। ये क्या डिसीजन है, जबकि आपके पास शिवम दुबे हैं, इतने बढ़िया फॉर्म में शिवम दुबे, मतलब 22 बॉल में आप 50 मार रहे हैं। वर्ल्ड कप रेडी है भाई। अब वर्ल्ड कप तो छोड़ो भाई, आप चेन्नई रेडी तो हो, चेन्नई के प्लेयर्स, रविंद्र जाडेजा तो वर्ल्ड कप रेडी नहीं है ना भाई। बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस फॉर्म के साथ आप वर्ल्ड कप जा रहे हो उससे बोझ बन जाओगे टीम के ऊपर, क्योंकि यार T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट डे। आपको उस दिन के ऊपर अच्छा खेलना पड़ेगा, लेकिन वो दिन रविंद्र जडेजा के लिए आ ही नहीं रहा ना। बॉलिंग पता नहीं, डिपेंड करता है कि एक्सपीरियंस प्लेयर हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि रविंद्र जाडेजा इस फॉर्म में रहे, बट सी रविंद्र जाडेजा 4 नंबर पे एक पता नहीं क्या डिसीजन, क्या मैनेजमेंट की सोच है। देखिए ना आते ना मारते वो, ये हो सकता है कि एंकर रोल प्ले करने के लिए एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए हो, कि थोड़ा राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, तो वो तो शिवम दुबे भी है ना आपके पास। T20 क्रिकेट में इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है वैसे राइट और लेफ्ट का। एक दो अगर राइट अच्छे बैट्समैन आ जाए ना तो वो भी पूरी टीम को डिस्टर्ब करके एग्जैक्टली वो है, बट शायद चेन्नई के पास वो रिसोर्सेज ना हो, डिपेंड्स। बट ठीक है, रविंद्र जाडेजा एट 4 नंबर ऐसा नहीं है बस रविंद्र जाडेजा ही फॉर्म में नहीं, इनके फॉर्म में नहीं है, दीपक चाहर भी फॉर्म में नहीं। ना दीपक चाहर से पावर प्ले में बॉलिंग हो रही है, ना मिडिल ओवर में बॉलिंग हो रही है। दीपक चाहर बहुत पिट रहे हैं और ये हमें दिख रहा है। अजिंक्य रहाणे स्टार्ट देने में सक्सेसफुल नहीं हो रहे। एज अ ओपनर अजिंक्य रहाणे का माइंडसेट वो नहीं दिख रहा कि आना है और मारना है। वो समय लेने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास 10 विकेटें हैं, एक इम्पैक्ट प्लेयर का लगा लो तो 11 आपके पास प्लेयर्स हैं, तब भी आप अगर इस तरीके का अप्रोच से खेलोगे। 7 या 8 बॉलर्स उतरती है, आप समझ रहे हो, वो भी प्रॉपर 7 और 8 बॉलर्स है, और फिर आप मैचेस हार रहे हो। रविंद्र जाडेजा का विकेट्स नहीं आ रहे मिडिल ओवर, रिकॉर्ड चेस करवाया है आपने चेपॉक में जाकर के, छोटी बात नहीं है। एग्जैक्टली, तो वो है ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, बट ठीक है, इस चीज़ों का अभी भी रिकॉर्ड से टूर्नामेंट आप डजेंट मैटर कि आप जीतोगे नहीं जीतोगे, बट तो चीज़ें बेहतर करने के लिए इनके प्लेयर्स को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अजिंक्य रहाणे अगर खेल रहे हैं, अच्छा खेला है, पिछले साल भी अच्छा खेला था, इस साल भी अच्छे के 2-3 नॉक्स खेले हैं, तो थोड़ा प्रेशर ले और बढ़िया खेले और तेज खेले। दीपक चहर पावर प्ले में कम से कम उनसे 2 विकेट की एक्सपेक्टेशन है। हर मैच में नहीं निकाल सकते, कोई भी बॉलर हर मैच में ट्रेंड उन्होंने पिछले मैच में डिकॉक को आउट कर दिया सस्ते में, उसके बाद कोई विकेट उनके हाथ नहीं लगी, इकोनॉमिकल भी नहीं रहे, मार भी खाई है उन्होंने पावर प्ले। ऑब्वियसली वही बात है ना कि दीपक चाहर पावर प्ले में नहीं चले, उसके बाद दीपक चाहर बहुत गंदा पिटते हैं। दिक्कत ये है क्योंकि दीपक चाहर पावर प्ले तक दीपक चाहर पावर प्ले में बैठ गए तो वन साइडेड मैच हो जाता है, क्योंकि अगर वन साइडेड अगर पावर प्ले में 60 रन लगा दिया, आप 210 चेज कर रहे हो तो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ होने वाला है। क्योंकि भाई आने वाले मैचेस भी तो देखो, एसआरएच के साथ आपके मैचेस पड़ने वाले हैं और वो तो भाई धोखे रख देती है, मतलब बॉलिंग को ऐसी इस समय फॉर्म में लगी हुई है टीमें, तो ऐसे रोकने के लिए आपको कम से कम बॉलिंग से बहुत वाइज होने की जरूरत है और बहुत आपको ना कलेक्टिव तरीके से काम करने की जरूरत है। और एक और दिक्कत है, जैसे कि ये टॉस नहीं जीत रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ 7 टॉस हार चुके हैं, मतलब आप सोच रहे हैं तो कुछ कर ही नहीं, इसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। कल कह रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ की जब एलएसजी वाला मैच था कि मेरे को सीखना होगा कि टॉस कैसे जीतना है, ये तो फिर वो लक वाली बात है, बट ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्योंकि आप जो करना चाहते हो पहले वो नहीं कर पा रहे। क्योंकि देखिए अभी लखनऊ वाला जो मैच हुआ, उसमें लखनऊ वाले मैच में क्या अगर चेन्नई टॉस जीती चेस करने आती कि हम आखिरी में और चेस हो जाता, आराम से हो जाता, क्योंकि ड्यू आई थी और ड्यू आई थी इसी वजह से हमने देखी गेंदें फिसली थी, बहुत सारे नो गोल्स भी हुए थे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन लास्ट पॉइंट भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का कंक्लूजन है कि क्या यहाँ से लग रहा है कि सीएसके प्लेऑफ्स में जा रही है। ऑब्वियसली देखिए, अगर मेरे से पूछो तो हाँ जा रही है, बिल्कुल जा रही है, क्योंकि देखो चेन्नई में पोटेंशियल है, प्लेयर्स हैं, चीज़ें वहाँ पे सबसे बड़ी बात है महेंद्र सिंह धोनी है, उनको पता है कि कहाँ से क्या चीज़ें करनी है, अभी तक शायद नहीं कर पाए हो, या फिर चीज़ें जिस तरीके से एमएस धोनी या फिर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चाहते हो ऐसा नहीं जाओगे। लेकिन स्टीफन फ्लेमिंग बात करेंगे, हो सकता है ये टीम कमबैक्स जानती है, क्योंकि हमने देखा था 2018 में भी 2 साल के बैन के बाद आई थी, वो वापसी करी थी, उसके बाद भी 1 साल 2020 में क्वालिफाई है, किस में क्वालिफाई नहीं किया था, फिर 22 में जीत गया, तो चीज़ें इनको पता है कि कैसे ऑपरेट करनी है, तो ठीक है।
फॉर मी मुझे लगता है कि ये जो आने वाले इनके 2 मैचेस है घर में वो बहुत डिपेंड करती है। अगर ये दोनों मैचेस बैक टू बैक जीतते हैं तब जाके कहीं ना कहीं देखिए अगर दोनों मैच अगर बैक टू बैक जीत गए तो ऑलमोस्ट कंफर्म है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको क्या 3 मैचेस चाहिए। 3 मैच, एक आप बैंगलोर से खेलोगे, 1-2 आप खेल ही लोगे पंजाब से, पंजाब जाके तो चीजें हैं, एक डीसी से खेलना है शायद कोटला में, तो चीजें हो जाएंगी। लेकिन इशू ये भी है ना कि अब अगर अगला मैच ये लोग एसआरएच से है, अगर वो मैच ये गवा देते हैं, अगर वो मैच हार गए या फिर 4 नंबर पे ना बहुत फाइट है। आपके पास मुंबई इंडियंस है, आपके पास गुजरात टाइटंस है, आपके पास लखनऊ सुपर जायंट्स है, क्लैश बहुत है, और ऊपर से चेन्नई सुपर किंग्स भी। देखिए मैं तो अभी 4 नंबर के लिए ऑब्वियसली हर साल क्लैश होता है, पिछले साल भी देखा तो 4 नंबर के लिए बहुत क्लैश हो, लेकिन इस बार मेरे को लगता है टॉप 2 तो ऑलमोस्ट कंफर्म है, राजस्थान या फिर एसआरएच में से कंफर्म है, ये दोनों तो कंफर्म है। लेकिन मेरे को अभी भी लगता है कि 3 और 4 पे होगा अभी थोड़ा। कोलकाता नाइट राइडर्स का मुझे लग रहा है थोड़ा डाउनफॉल अभी आएगा, मतलब अभी आया नहीं है बट मेरे को लगता है डाउनफॉल आएगा। बिल्कुल आना भी चाहिए भाई, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, तभी बना रहेगा जबकि थोड़ा शफलिंग। तो क्या चेन्नई सुपर किंग्स क्वालीफाई कर रही है? क्योंकि मेरा आंसर तो है कि क्वालीफाई कर रही है। मैं 2 मैचेस के बाद बताऊंगा। अगर ये 2 मैचेस चेन्नई सुपर किंग्स जीतती है तब ये पक्का प्लेऑफ्स में जा सकती है। आई एम नॉट कंफर्म तब भी, लेकिन हाँ अगर ये 2 मैच गवा देती है क्या मतलब 2 मैच जीत के भी कंफर्म नहीं है कि जाएगी या नहीं जाएगी? बिल्कुल बाकी टीम्स भी हैं तो उसके बाद देखेंगे। अगर 2 मैच जीत जाती है देन आई वुड से 70-30%, 70% प्लेऑफ्स में, 30% में। ये तो भाई मेरी प्रेडिक्शन है, आप अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।